हेलो। वेलकम टू हैप्पीनेस आफ्टर कैरियर। आज हम बात करेंगे फिर से डॉक्टर हितेश गुप्ता से, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और डिस्पेजिया एक्सपर्ट, डीए के हॉस्पिटल, नई दिल्ली। इन्होंने पहले एपिसोड में हमें बताया था कि प्री काउंसलिंग की जरूरत क्यों होती है हेड एंड नेक सर्जरी के दौरान और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद। आज इस एपिसोड में हमें सर बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो पेशेंट्स को करनी चाहिए सर्जरी के बाद और रेडिएशन से पहले। हेलो सर। निधि, अ, अ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब हमें पता चल जाता है कि रेडिएशन का ट्रीटमेंट होना है, तो उसी दौरान जब रेडिएशन की प्लानिंग होती है मरीजों की, उसी समय रिहैबिलिटेशन की काउंसलिंग भी शुरू हो जाती है। उसमें हम पेशेंट को समझाते हैं कि आपको इस हिस्से में बीमारी है, रेडिएशन के जो इफेक्ट हैं उससे आपके फंक्शन पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि एक जनरल इश्यूज जो हमारे हेड एंड नेक कैंसर जिनकी रेडिएशन होती है उनको आते हैं। पहला, उनका मुंह कम खुलता है, धीरे धीरे मुंह खुलने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। यहाँ तक मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिनके पूरा मुंह बंद हो जाता है। इवन आपके उंगली का नाखून भी मुंह के अंदर नहीं जा सकता। दूसरा, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये कि पेशेंट के मुंह में छाले आ जाते हैं, पेशेंट के मुंह में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को खाना खाना मुश्किल हो जाता है। इवन पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है। पानी में उसको खांसी आने लगती है, पानी अटकने लगता है। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो होता है गर्दन और कंधे की जकड़न। क्योंकि जब हम हेड एंड नेक की बात करते हैं तो उसमें नेक भी आती है, नेक के साथ शोल्डर की मसल्स भी होती हैं। तो माउथ, नेक और शोल्डर, इन तीनों सिस्टम पे रेडिएशन का इफेक्ट आता है। तो जितने भी ये पेशेंट्स हमारे हेड एंड नेक कैंसर जिनकी रेडिएशन होती है, आप देखेंगे कि उनकी मेन कंप्लेन है कि गर्दन में दर्द है, गर्दन जकड़ी हुई है, कंधा उठता नहीं है, कंधे में दर्द रहता है, मुंह खुलता नहीं है, चबाने वाला खाना नहीं खा सकते, केवल पीने वाला खाना ही खा पाते हैं, लिक्विड डाइट मेन डाइट रह जाता है, थोड़ा भी सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड धीरे धीरे छूट जाता है, और पेशेंट सिर्फ लिक्विड डाइट पे, जिसकी वजह से उसका वेट लॉस हो जाता है। यहाँ तक कि काफी पेशेंट्स तो लिक्विड भी नहीं ले पाते और उनको फीडिंग ट्यूब का सहारा लेना पड़ता है। या तो नाक से फीडिंग ट्यूब लगा दी जाती है या सर्जरी करके डायरेक्ट स्टमक में फीडिंग ट्यूब लगा दी जाती है। तो सारा न्यूट्रिशन फीडिंग ट्यूब से ही जाता है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि कुछ बेसिक एक्सरसाइज मैं समझता हूँ कि पेशेंट्स को पहले दिन से बता देनी चाहिए। और बेशक से कैंसर किसी भी एरिया का हो, जॉ का हो, जबड़े का हो, जीभ का हो, या गले के किसी हिस्से का हो, कुछ एक्सरसाइज मैं समझता हूँ कि हर पेशेंट को करनी चाहिए पहले दिन से, जब उसका रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट होता है। कुछ बेसिक एक्सरसाइज करने से भी हम काफ़ी चीज़ें बचा सकते हैं। डेफिनेटली पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है ये मरीज को देखकर ही बताया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरी कुछ 5 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनको हर पेशेंट कर सकता है रेडिएशन के पहले दिन से। तो मैं वो एक एक करके बताना चाहूँगा, अगर आप परमिट करें तो। जी सर। तो पहली एक्सरसाइज, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ कि एक्सरसाइज से ज़्यादा फंक्शन इम्पोर्टेंट है। मैं उनको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पैर होते हैं, भगवान ने पैर चलने के लिए बनाए। हम पैरों में कितनी भी एक्सरसाइज कर लें,
मसाज कर लें, लेकिन जो ताकत चलने से आएगी वो किसी और चीज से नहीं आ सकती, है ना। इसी तरह जो हमारा जॉ है, जबड़ा है, वो चबाने के लिए बनाया है। तो सबसे मेन एक्सरसाइज मैं पेशेंट्स को कहता हूँ कि चूइंग एक्सरसाइज जरूर करें। वो अगर मान लीजिए कोई पेशेंट लिक्विड डाइट पे है, तब भी किसी और माध्यम से वो चूइंग कर सकता है। जैसे कोई कपड़ा चबा सकता है, कोई, आप छोटे बच्चे होते हैं जिनके दांत निकलते हैं, तो मार्केट में टीथर्स आते हैं अलग अलग शेप के, चूई ट्यूब्स आती हैं रबड़ की, बैठे बैठे उनको चबाते रहिए, लेकिन कीप यूजिंग योर जॉ। पेशेंट्स क्या हैं, जब ट्रीटमेंट चलता है वो खाना बंद कर देते हैं, चबाना बंद कर देते हैं, किसी भी रीजन से, मे बी छाले आ गए या मुंह में पेन हो रहा है, बात नहीं करते, बोलते नहीं है, धीरे धीरे उनका मुंह स्टिफ होने लगता है, जाम होने लगता है। तो अगर आप खाना नहीं भी खा पा रहे हैं, तो किसी आर्टिफिशियल तरीके से आप चूइंग एक्सरसाइज करते रहिए। जैसे मैंने बताया, मार्केट में ऑनलाइन आपको चूई ट्यूब्स मिल जाएंगी चबाने के लिए, आप बैठे बैठे उनको चबाते रहिए। आप कोई गीला कपड़ा लेके मुंह में रख के उसको भी चबा सकते हैं, जस्ट लाइक च्युइंगम। ये पहली एक्सरसाइज। अगर आप इतना भी करेंगे तो आपके माउथ ओपनिंग कम नहीं होगी और आप माउथ को बंद होने से बचा सकते हैं। दूसरी मेरी एक्सरसाइज मैं सबको बोलूंगा कि जबान, जीभ की एक्सरसाइज सिंपल है। आपको रोज जीभ, पहले दिन अपनी सब जीभ निकाल के देखिए कि कितनी बाहर आती है, उसको आप बेस लाइन मान लीजिए। और डेली आपको पहले दिन से अपनी जीभ को मैच करना है कि रोज आपको ये इंश्योर करना है कि रोज मेरी जीभ उतनी ही बाहर आ रही है जितनी पहले दिन आ रही थी। क्योंकि पेशेंट रियलाइज नहीं करते, जब रेडिएशन खत्म होती है तब तक पेशेंट्स की जीभ बाहर आनी बंद हो जाती है, जीभ श्रिंक हो जाती है। तो अगर रोज आप अपनी जबान को खींचेंगे, कुछ नहीं करना, आपको जबान को खूब बाहर निकालना है, और जितनी पहले दिन थी उतनी ही कोशिश करनी है कि रोज बाहर निकालें। जब आप डेली करेंगे तो आपकी जीभ स्टिफ नहीं होगी, और जो जबान की लेंथ है वो आप एंड तक, एंड ऑफ द ट्रीटमेंट तक मेंटेन रख पाएंगे। तो दूसरी एक्सरसाइज, टंग को जितना बाहर निकाल सकते हैं बाहर निकालने की कोशिश आपको करनी है। थर्ड एक्सरसाइज, खाना। फूड इज द बेस्ट एक्सरसाइज, मैं समझता हूँ। जितना नॉर्मल खाना आप ड्यूरिंग द रेडिएशन खाते रहेंगे, नॉर्मल खाने का मेरा मतलब है ऑल टाइप ऑफ फूड। ज्यादातर पेशेंट प्रेफर करते हैं ओनली लिक्विड डाइट, क्योंकि वो लेना आसान होता है। वहीं पे वो पेशेंट गलती करते हैं। बेशक से कितना भी प्रॉब्लम है, दर्द है, कोशिश करिए थोड़ा सेमी सॉलिड खाना खाने की, या सॉलिड खाने की जब तक खा सकते हैं। बीच रेडिएशन में जब 15 साइकिल 18 साइकिल हो जाती हैं, तो समटाइम्स काफी पेशेंट्स को बहुत रिएक्शंस आ जाते हैं। उस टाइम मैं कहूंगा कि हाँ, नॉर्मल खाना मुश्किल है, आपको लिक्विड लेना पड़ता है, लेकिन इतना रिएक्शन हर पेशेंट में नहीं आता। तो थोड़ा दर्द अगर है भी तो उसको बर्दाश्त करिए। कोशिश करिए जितना गाढ़ा, थिक फूड, सेमी सॉलिड फूड या सॉलिड फूड आप ड्यूरिंग द रेडिएशन खाते रहेंगे, उतना आपकी माउथ की कंडीशन, आपकी मसल स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी। तो ये मेरा तीसरा एडवाइस है रह सबको, कि ट्राई टू कीप नॉर्मल टाइप ऑफ फूड ड्यूरिंग द रेडिएशन। फोर्थ एक्सरसाइज, ओरल हाइजीन। रेडिएशन की वजह से सलाइवा थिक हो जाता है, मुंह में
बैड ऑर्डर, स्मेल, और जब आप खाना ठीक से नहीं खा पाते तो मुंह में गंदगी जमा होना एक स्वाभाविक बात है। तो डॉक्टर भी इस चीज पे काफी एम्फसाइज करते हैं, माउथ वॉश देते हैं। तो उनको आप रेगुलर यूज करिए, दिन में 2 बार 3 बार। जितना मुंह को साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, उतना आपका जो मसल स्ट्रेंथ है, मुंह की जो फंक्शनिंग है, वो मेंटेन रहेगी, और जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम आएंगे। तो ओरल हाइजीन पे खास फोकस करना है जो पेशेंट रेडिएशन में, रेडिएशन जिनका चल रहा है या जो अब रेडिएशन में जाने वाले हैं। फिफ्थ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड ओवरऑल एक्टिविटी। रेडिएशन थेरेपी, कई लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा इलाज चल रहा है तो हमें रेस्ट की जरूरत है। वो रेडिएशन करा के आते हैं और फिर सारा दिन घर में लेटे रहते हैं या किसी से बात नहीं करते। मैं ये कहता हूँ कि ट्राई कि जो आपकी डेली रूटीन लाइफ है वो इससे अफेक्ट ना हो। आप रेडिएशन कराने के बाद अपना डेली रूटीन कोशिश करिए वैसे ही करिए। आप ड्यूरिंग द रेडिएशन, अब आपका कोई लेजर एक्टिविटीज हैं, पार्क में जाना है, इंडोर गेम्स हैं, सब आप परफॉर्म करिए, बात करिए। जितना मुंह बंद रखेंगे रेडिएशन के इफेक्ट ज्यादा आएंगे। इसमें बोलना खाना मना नहीं है। कोशिश करें मेंटली फिट रहें, अपने आप को एंगेज रखें। जो भी आपके शौक हैं, मे बी मूवी देखना या लोगों से बात करना या कुछ भी, जिसमें भी आपकी रुचि हो, उसको बंद ना करें। तो मेंटली फिट रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। जैसे कि आपका टैग है हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस इज द की विच टेक यू यू नो फॉरवर्ड एंड कीप यू नो मूविंग। सो इन चीजों पे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फैमिली मेंबर्स के लिए भी, क्योंकि पेशेंट को सपोर्ट चाहिए, है ना। तो फैमिली मेंबर की कोशिश होनी चाहिए कि कैसे वो अपने मरीज की मेंटली भी उसको देख सकें, उसको ऑक्यूपाई रख सकें, ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए, वो उदास ना हो, या उनको अकेला नहीं छोड़ना मेनली। तो ये 5 चीजें मुझे लगता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहला, चूइंग एक्सरसाइज। दूसरा, टंग एक्सरसाइज। जितना टंग को बाहर निकाल सकते हैं डेली निकालना है, ताकि पहले दिन के जितना टंग बाहर निकलती थी, एंड ऑफ द रेडिएशन भी उतनी ही टंग आपकी बाहर रहे। तो डेली टंग को आपको बाहर निकालना है, जितना निकाल सकते हैं, एज अ एक्सरसाइज, मे बी 10 रिपीटिशन, 20 रिपीटिशन, 2-3 टाइम्स इन अ डे। थर्ड, मैंने आपको बताया था फूड। ट्राई टू कीप नॉर्मल डाइट, डोंट बी ऑन ओनली लिक्विड डाइट। Try to have semi-solid and if possible solid also, rather than just taking liquid diet. It's easy, आसान लगता है, लेकिन सिर्फ लिक्विड डाइट लेते रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। चाहे थोड़ा ही सही चबाने वाला खाना खाएं, सेमी सॉलिड फूड खाएं, सॉफ्ट सॉलिड खाएं, और हो सके तो सॉलिड भी खाएं। फोर्थ, ओरल हाइजीन। मुंह की सफाई दिन में 2-3 बार करें। एंड फिफ्थ, अपने आप को ऑक्यूपाई रखें। जो पसंद है उसमें अपने आप को ऑक्यूपाई रखें। ये 5 चीजें मुझे लगता है कि हर पेशेंट को, जो हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट हैं, उनको करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ पर्टिकुलर इश्यूज हैं उनको हम टैकल कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेन है कि रेडिएशन के पीरियड पे ही रिहैबिलिटेशन शुरू होना चाहिए। दैट इज माय की पॉइंट विच नीड्स टू बी एम्फसाइज, रेदर देन जब इफेक्ट्स आ जाएं, प्रॉब्लम आ जाए, उसके बाद हम रिहैबिलिटेशन करें।
उसमें इफेक्टिविटी इज वेरी लेस। तो मैं चाहूंगा कि आप भी एम्फसाइज करिए कि रेडिएशन के स्टार्टिंग से ही वन शुड एनरोल इन द रिहेबिलिटेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर हितेश। दे वर लाइक वर्ड्स ऑफ विजडम, एंड आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स ये देखेंगे उनको बहुत मदद मिलेगी आपकी इस एक्सरसाइज से और ये ब्यूटीफुल टिप से, जो सब फॉलो करें। प्लीज थैंक यू, अगर आई आप होप सो। हितेश के और वीडियोस देखना चाहते हैं, प्लीज हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आप डॉक्टर हितेश का कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।